जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन. You are watching Pre-Secure with me, Raj Gaurav, and on today, November 24, we will discuss these topics from current affairs. करंट अफेयर से रिलेटेड इन टॉपिक्स को हम लोग आज के प्री सिक्योर के सेशन में प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे. जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे जीएस पेपर 3 से रिलेटेड. अगर हम मेंस में इसको यूज करने की बात करें तो हम इसे मेंस में जीएस पेपर 3 में यूज कर सकते हैं और प्रीलिम्स में तो जीएस पेपर 1 में एमसीक्यू आते ही हैं. यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट का कि ग्लोबल लेवल पर मीथेन एमिशन का क्या स्टेटस है. तो ग्लोबल लेवल पर एंड इंडिया लेवल पर इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, क्या क्या मेजर्स हैं वो. द सेकेंड टॉपिक वुड बी एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस. एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस यूपीएससी ने इसके ऊपर और बाकी स्टेट पीसीएस लाइक असम पीसीएस और बिहार और गुजरात, कई स्टेट पीसीएस ने इवन सीडीएस के एग्जामिनेशंस में, इन सब में भी एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. हम आज अगेन इसको डिस्कस करेंगे कि करंट में ये जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है ये किस वजह से अराइज होता है, क्या इससे रिलेटेड डिटेल्स हमें एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं वो. Then the third topic would be बिरसा 101 जैन थेरेपी. जैन थेरेपी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक इमर्जिंग फील्ड है और यहाँ पे हम भगवान बिरसा मुंडा की बात कर रहे हैं जिनके बर्थ एनिवर्सरी को अभी रिसेंटली हमने सेलिब्रेट भी किया है, वो भी मैंने प्री सिक्योर के सेशन में करवाया था. तो यहाँ पर हम इन दोनों चीजों को मिलाकर भारत में कल्चरल कंट्रीब्यूशन या भारत के इतिहास में भगवान बिरसा मुंडा का जो कंट्रीब्यूशन है उसको जीन थेरेपी के साथ कनेक्ट किया गया है और ये साइंस या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या मेडिसिन से रिलेटेड एक डेवलपमेंट. फोर्थ टॉपिक वुड बी सांगाई फेस्टिवल. सांगाई फेस्टिवल, आपको अपने भारत के बारे में नॉलेज है तो आप एक चीज तो जरूर आंसर कर सकते हो कि ये सांगाई फेस्टिवल मेनली कहां से रिलेटेड हो गया, भारत के किस अंग से, मणिपुर से. अब इसके क्या डिटेल्स हैं वो हम प्री सिक्योर के आज के सेशन में डिस्कस कर लेंगे. द फिफ्थ टॉपिक वुड बी अबाउट सीआईएसएफ, द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस. सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, इसका क्या फॉर्मेशन है, किस वजह से अभी न्यूज में रहा, वो सारी डिटेल्स एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से. फिर उसके बाद लास्ट वीक सैटरडे के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का डिस्कशन और आज के लिए आपके न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे. ओके, सो दिस वुड बी द एजेंडा फॉर टुडेज प्री सिक्योर. ये आज के प्री सिक्योर का आपका एजेंडा होगा. चलिए हम फर्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ग्लोबल मीथेन रिपोर्ट पर. तो ग्लोबल मीथेन रिपोर्ट को हम डाउन टू अर्थ का, जो कि सिविल सर्विसेज के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है, न्यूज सोर्स का, यहां पर हमने एक अपडेट देखा. क्या अपडेट देखा? दैट द यूनाइटेड नेशंस, एक चीज हमें मालूम पड़ गया कि यूनाइटेड नेशंस की बॉडी, कौन सी बॉडी, यूएनईपी, इस रिपोर्ट को पब्लिश कर रही है. सो यूनाइटेड नेशंस की ये बॉडी यूएनईपी बोल रही है दैट द क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग टर्निंग इंडिया इनटू अ ग्लोबल मीथेन हॉटस्पॉट. मतलब ग्लोबल लेवल पर हमारा जो देश है भारत, ये भारत अर्थात इंडिया और इंडिया दैट इज भारत, क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग की वजह से मिथेन एमिशन का एक ग्लोबल हॉटस्पॉट बन चुका है. क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग दिल्ली जैसे राज्यों में या यूनियन टेरिटोरीज में स्मॉग के भी फॉर्मेशन का एक बड़ा रीजन बन जाते हैं और यहाँ पर हम मिथेन एमिशन से भी इसको कनेक्ट करके पढ़ेंगे. ठीक है, साथ ही साथ देखो इस न्यूज़पेपर की क्लिपिंग की ध्यान दो. यूएनईपी क्या बोल रहा है? यूएनईपी रिपोर्ट्स फाइंड्स इंडिया रिस्पांसिबल फॉर नियरली 1/10 ऑफ ग्लोबल मीथेन एमिशन. मतलब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है इंडिया का मीथेन एमिशन को कंट्रोल करने में. बट द कंट्रीज नेशनल स्टेटमेंट मेक्स नो मेंशन ऑफ इट. मतलब एक तरफ हम मीथेन एमिशन तो बहुत कर रहे हैं पर हमारे कंट्री का जो प्लान है ना मीथेन को कंट्रोल करने का, वो काफी खराब चल रहा है. कंट्री के नेशनल स्टेटमेंट में इसको लेकर कोई मेंशन नहीं है. सो दिस इज रियली कंसर्निंग, ये बहुत कंसर्न की बात है. चलिए फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं, फिर ये डिटेल्स देखेंगे. पहला स्टेटमेंट, द रिपोर्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द यूनाइटेड एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्लेमिंग इंडियाज एक्शन प्लान अगेंस्ट मीथेन एमिशन एज कमेंडेबल. अब पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट का पहला पार्ट करेक्ट है. क्या कि इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश कर रहा है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. क्लेमिंग इंडियाज एक्शन प्लान अगेंस्ट मीथेन एमिशन एज कमेंडेबल. कमेंडेबल नहीं है क्योंकि अभी हमने इस न्यूज़पेपर की क्लिपिंग में ही देखा ना. दैट्स व्हाई हम जब न्यूज़पेपर का हेडिंग भी पढ़े ना तो ध्यान से पढ़ना है कि इंडिया के जो एफर्ट्स है ना मीथेन को कंट्रोल करने में, that is not commendable. फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया इस वजह से. सेकंड, एज पर द रिपोर्ट इंडिया इज नाउ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मीथेन एमिटर रिस्पांसिबल फॉर नियरली 9% ऑफ ग्लोबल एमिशन. एक्चुअली इंडिया वर्ल्ड के लगभग 9% तक ग्लोबल एमिशन कर तो रहा है मीथेन का, पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट नहीं है. एक्चुअली में मीथेन एमिशन में इंडिया भी किस लेवल पर है? थर्ड लार्जेस्ट है. बाकी के फर्स्ट एंड सेकंड कौन है वो भी मैं डिस्कस करूंगा. सेकंड भी रॉन्ग हो गया. थर्ड, methane is responsible for approximately 1/3 of the current global warming. This is very correct. मीथेन जो है ना इसका ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल जो है, ग्रीन हाउस पोटेंशियल जो होता है वो काफी हाई होता है एंड दैट्स वाई पूरे ग्लोबल लेवल के, वर्ल्ड लेवल के 1/3 ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल तो है ही. थर्ड इज करेक्ट. अब हमें करेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा? 3 ओनली. अगर इनकरेक्ट ढूंढना बोला होता तो हम केयरफुली क्या चूज करते? 1 into only.
पर हमें करेक्ट के लिए बी 3 ओनली आंसर होगा। ठीक है, 3 ओनली, क्या 3 ओनली, दिस इज करेक्ट, राइट। चलिए अब हम ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट पर आते हैं। सो रिलीज इसको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम करता है मेनली, साथ में क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition यूनाइटेड नेशंस का, उसके साथ मिलकर, जो कि ग्लोबल लेवल पे मीथेन रिडक्शन के प्रोडक्शन को चेक, प्रोसेस को चेक करेगा कि मीथेन का जो रिडक्शन है उसका क्या प्रोग्रेस है, कैसा चल रहा है, एंड ग्लोबल मीथेन प्लेज जैसी चीजों को भी असेस करने का काम करता है कि बाकी सारे देशों ने जो प्लेज लिया है, जो शपथ लिया है ग्लोबल लेवल पर अपने अपने देशों में मीथेन एमिशन को कंट्रोल करने का, वो किस हालात में है। मीथेन गैस की हम बात करें तो ये कलरलेस, ऑर्डरलेस, फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन है। ये सब ना डिटेल्स जनरल साइंस के लिए याद रखिएगा, प्रीलिम्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो मीथेन इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, फ्लेमेबल गैस। इट इज ऑल्सो नोन एज मार्स गैस और मिथाइल हाइड्राइड। इसको मार्स गैस या मिथाइल हाइड्राइड के नाम से भी बुलाया जाता है। जहां पे कीचड़ होती है या फिर जो हमारे ड्रेन्स होते हैं ना, वहां से भी इस गैस का इमिशन होता है। दैट इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड नेमिंग इट मार्स गैस। इसके डेंजरस लीथल नेचर की बात करें तो इट हीट्स द अर्थ फास्टर देन CO2, मतलब CO2 से ज्यादा इसका ग्रीन हाउस पोटेंशियल है। इट इज अ शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट। हालांकि ये एनवायरनमेंट में बहुत कम टाइम के लिए रहता है, बहुत कम टाइम के लिए रहता है, लेकिन फिर भी इसका जो ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल है ना, वो ग्रीन हाउस पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना ज्यादा है, 80 टाइम्स ज्यादा है। इसलिए कम टाइम तक रहने के बाद भी बहुत बड़ा डेंट मार देता है। ये पूरा का पूरा, ये सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपके लिए प्रीलिम्स का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बना देगा, पूछा भी जा चुका है, सो ध्यान रखें इसको। चलिए अब हम की फाइंडिंग्स की बात करते हैं। तो क्या फाइंडिंग्स मिला है, दैट एटमॉस्फेरिक मीथेन हैज डबल्ड, डबल हो चुका है एटमॉस्फेरिक मीथेन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। बाय 2030 राइजिंग एमिशंस आर प्रोजेक्टेड टू कॉज 24,000 एडिशनल प्री मैच्योर डेथ। दिस इज रियली कंसर्निंग फॉर ऑल द नेशंस इन द वर्ल्ड कि 24,000 से ज्यादा एडिशनल प्री मेच्योर डेथ मीथेन के राइज की वजह से होने वाले हैं। क्रॉप लॉस तो होगा ही, मतलब जो लोग नहीं आ रहे दुनिया में, हमने उनके लिए भी दुनिया बर्बाद करके रखी, हवा पॉल्यूट करके रखी। The G20 plus nations, they are the biggest culprits and they are emitting 65% of man-made methane. Again, this is a very concerning thing कि जो G20 plus nations है, mostly developing nations जो है, ये सबसे largest emitter है, जिसमें चाइना और इंडिया भी आ गया है। चाइना वैसे डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आ सकता है, बट अपने आप को तो डेवलपिंग नेशन में रखता ही है। ठीक है, अब हम रैंक की बात करते हैं। तो इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट मेथेन एमिटर है आफ्टर फर्स्ट चाइना एंड सेकंड यूनाइटेड स्टेट्स। सोर्स क्या कह रहा है, यूनाइटेड अनलाइक वेस्टर्न नेशंस वेयर ऑयल गैस इज द मेन सोर्स, इंडियाज एमिशंस आर एग्रेरियन। जैसा कि पहले ही हमने न्यूज़पेपर क्लिपिंग में देखा कि इंडिया में जो एग्रेरियन सोर्स है, स्पेशली जो हम क्रॉप रेसिड्यू को बर्न करते हैं, वैसे तो राइस कल्टीवेशन से भी मेथेन का एमिशन होता है ना, बट एग्रीकल्चरल रेसिड्यू को बर्न करना सबसे बड़ा सोर्स बन जाता है क्या, हमारे मेथेन एमिशन का। ओके, चलिए एग्रीकल्चरल रेसिड्यू को बर्न करने के साथ साथ क्या, राइस कल्टीवेशन, ये काफी बड़े सोर्स है मेथेन एमिशन के। अब हम बात करते हैं मेजर इनिशिएटिव्स टू टैकल मीथेन पॉल्यूशन। मीथेन पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए क्या मेजर इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। ग्लोबल लेवल पर ये ग्लोबल मीथेन प्लेज है, जो कि एक वॉलंटरी प्लेज है, वॉलंटरी इसलिए कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है COP26 का, राइट। इंडिया ने इसको साइन भी नहीं किया है अभी तक। मतलब देखो बात, दिक्कत क्या होती है ना, कि हमारे यहाँ जो राइस कल्टीवेशन है ना, वो काफी लार्ज नंबर पे होता है, एंड दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट और एक्चुअली द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मेथेन एमिटर। इसके साथ साथ एग्रीकल्चरल रेसिड्यू को बर्न करना भी, पर ये सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा राइस फील्ड वाला। अब इस वजह से भारत सरकार हेजिटेट करती है कि अगर हमने इस प्लेज को साइन कर लिया तो फिर हमारे यहाँ जो राइस का कल्टीवेशन भारत के उत्तर पूर्वी या भारत के सदर्न पार्ट में राइस कल्टीवेशन जो होता है वो अफेक्ट करेगा। इसलिए हम साइन भी नहीं कर पा रहे हैं, बट नुकसान भी झेल रहे हैं। इंटरनेशनल मिथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी यूनाइटेड नेशंस का एक और प्रोग्राम है। इंडिया की हम बात करें तो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के थ्रू हम मिथेन एमिशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ डायरेक्ट सीडेड राइस, मतलब जहां पे हम सैपलिंग्स नहीं प्लांट करके डायरेक्टली सीड्स प्लांट करेंगे राइस का, या सिस्टम फॉर राइस इंटेंसिफिकेशन, SRI मेथड, इन सब के थ्रू ना हम मिथेन एमिशन को राइस फील्ड से भी कम करने पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं आगे कैसे सक्सेसफुल हो पाता है।
अब दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के ऊपर, एएमआर के ऊपर। इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ, दैट इंडिया लॉन्चेस अपडेटेड एक्शन प्लान टू कॉम्बैट राइजिंग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। सिंपली एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को ऐसे समझो कि जो जर्म्स होते हैं ना, जो माइक्रोब्स होते हैं, वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट में रेसिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। जैसे इसको सिंपली ऐसे ध्यान दीजिए कि हमारे घरों में पहले जो मच्छर होता था, हम वो गुड नाइट की टिकिया या गुड नाइट लिक्विड जलाते थे ना, तो मच्छर मर जाते थे। आजकल वो मच्छर बस क्या होते हैं, थोड़े से ऐसे टल्ली होके थोड़े टाइम के लिए शांत हो जाते हैं। जैसे ही वो लिक्विड का स्विच ऑफ हुआ या लाइट कटा, मच्छर बोलते हैं कि मैं वापस आ गया। और वही चीज हो रहा है यहाँ माइक्रोब्स के साथ, कि इन्होंने ना एंटी बैक्टीरियाज के लिए रेसिस्टेंस डेवलप कर लिया है। तो आप दवाई पे दवाई खाते जाओ, दवाई पे दवाई खाते जाओ, एक्चुअली में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। सो पहला स्टेटमेंट, इट हैपेंस व्हेन जर्म्स डेवलप द एबिलिटी टू डिफीट द ड्रग्स डिजाइन टू किल देम। यस, चाहे मच्छर वाले एग्जांपल समझो या माइक्रोब्स वाले एग्जांपल्स। द वन हेल्थ अप्रोच ऑफ डब्ल्यूएचओ, वन हेल्थ अप्रोच, ये डब्ल्यूएचओ का अप्रोच है, इसको भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। रिकॉग्नाइजेस दैट ह्यूमन हेल्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड एनिमल हेल्थ। तुमको लगता है कि डब्ल्यूएचओ कभी बोलेगा कि ह्यूमन का हेल्थ इंडिपेंडेंट है एनिमल एंड एनवायरमेंट के हेल्थ से? कभी नहीं बोलेगा। एक्चुअली वी आर डिपेंडेंट ऑब्वियसली ऑन द हेल्थ ऑफ एनवायरमेंट एंड एनिमल्स हेल्थ एज वेल। एनवायरमेंटल हेल्थ डिपेंडेंट है, तभी तो हम मिथेन एमिशन को कंट्रोल करने की बात कर रहे थे। जूनोटिक डिजीजेस होते हैं, तभी तो हम एनिमल हेल्थ से भी रिलेटेड है ना। सो इंडिपेंडेंट नहीं है, एक्चुअली डिपेंडेंट है, रिलेटेड है। सेकंड रॉन्ग हो गया। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इंप्लीमेंटिंग इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। यस, करेक्ट। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से लड़ने के लिए कौन सा मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था। इनकरेक्ट कौन सा हुआ? टू ओनली। आंसर क्या होगा? सी, टू ओनली। चलिए, सो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, जहां पे माइक्रोब्स, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगी हो, पैरासाइट्स हो, यहाँ पे माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं हम। जब इंसेक्ट्स की बात करेंगे तो चाहे मच्छर हो या फ्ली हो, इन्हें ये ना एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट या ड्रग्स के अगेंस्ट में खुद रेसिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, जिससे उनको रोका नहीं जा सकता है। डब्ल्यूएचओ क्या बोलता है? दैट एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस इज टॉप 10 ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट। टॉप 10 ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट में से एक कौन सा आ रहा है हमारा? एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस। कंसर्न की बात है। अब हम डब्ल्यूएचओ के वन हेल्थ अप्रोच की बात करते हैं। वन हेल्थ, वन वर्ल्ड, वन हेल्थ, ऐसे समझो। डब्ल्यूएचओ क्या बोलता है कि ह्यूमन का जो हेल्थ है ना, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम एनिमल्स हेल्थ और द एनवायरमेंटल हेल्थ। दैट्स व्हाई अगर हम एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे या हम एनिमल्स को नुकसान पहुंचाएंगे, हम अगर सिंपली हमारे आसपास के एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट वुड अल्टीमेटली अफेक्ट द ह्यूमंस एज वेल। ये ह्यूमंस को भी अफेक्ट करेगा ही। और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी ना कुछ इसी तरह डेवलप होता है। देखो, एक पिक्चर के थ्रू मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, ये हमारी काउच है। अब काउच क्या कर रही है? काउच को जो दिया जाता है, चारा दिया जाता है, सपोज उसमें बहुत ज्यादा ही फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं। अब वो केमिकल फर्टिलाइजर्स, काउच वो केमिकल फर्टिलाइजर से मिला हुआ चारा खा रही है, और फिर उससे जो दूध निकल रहा है, वो दूध इंसान पीने का काम कर रहा है। या काउ के अलावा मान लो कोई एक एनिमल है, जैसे यहाँ पिग है, हेन है। अब ये भी काफी ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स इनके बॉडी के अंदर जा रहा है, चारे के रूप में, खाने के रूप में, और फिर हम उसको मीट के रूप में खा रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारी बॉडी जो होती है ना, वो इन केमिकल फर्टिलाइजर्स के वजह से, पेस्टिसाइड्स के वजह से, मेडिसिन के वजह से ना एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बनाने का काम करती है। जिससे धीरे धीरे पहले एक इंसान में फैलता है, फिर एक इंसान से मल्टीपल इंसान में फैलता है। पूरा का पूरा जो ह्यूमन सिस्टम है या ह्यूमन सोसाइटी है, वो अपने अंदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप कर लेती है। पहले क्या होता था कि लोग क्लीन फूड कंज्यूम करते थे, क्लीन फूड कंज्यूम करते थे, जिससे कि उनके अंदर ना एक्चुअली में जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो गट बैक्टीरिया जो यूजफुल होते हैं, जैसे जो दही में पहले मिलते थे, अब दूध, दही, पनीर आजकल सब पॉल्यूटेड आता है। तो आपके अंदर जो हेल्पफुल या बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होंगे या बेनिफिशियल माइक्रोब्स होंगे, वो तो खत्म होते जा रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई आप एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस डेवलप करते हो। नेशनल एक्शन प्लान की बात करें तो हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान है 2025 से 29 के बीच का, इट इज ट्राइंग टू एड्रेस द एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस अलाइनिंग विद डब्ल्यूएचओ ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन एएमआर। डब्ल्यूएचओ के प्लान के अकॉर्डिंग अलाइन करके इसको एड्रेस करने का काम करता है। 2.0 स्कीम की हम बात करें तो द रेशनल फॉर नेशनल एक्शन प्लान एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस 2.0 इज टू कंट्रोल द रैपिड राइज ऑफ एएमआर अक्रॉस सेक्टर्स। डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट रीजन्स में एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के केसेस जो बढ़ रहे हैं ना, उसको कंट्रोल करने का काम 2.0 नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस 2.0 के अंदर किया जाएगा। नोडल मिनिस्ट्री अभी भी वही रखेगी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हालांकि उनको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के साथ मिलकर भी काम करना है, ये भी हम ध्यान में रखेंगे।
की फीचर्स की हम बात करें कि ये जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान है उसका की फीचर है वन हेल्थ फ्रेमवर्क डेवलप करना, ताकि ह्यूमन, एनिमल, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट तीनों सेक्टर में काम किया जा सके, अवेयरनेस फैलाने का काम करना, इन्फेक्शन प्रिवेंशन करना, एंड ऑप्टिमाइज्ड यूज ऑफ बैक्टीरिया, ऑप्टिमाइज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स और ऑप्टिमाइज यूज ऑफ एंटीबैक्टीरियाज, एंटीबायोटिक्स बाय पीपल। कई बार क्या होता है कि हमें सर्दी जुकाम होता है, हम बहुत जल्दी एंटीबायोटिक्स लेते हैं, हालांकि उसके पीछे एक मजबूरी भी ये होती है कि हमें अपने काम पर जाना होता है, अपना काम करना होता है। सर्दी जुकाम आजकल जल्दी कंट्रोल नहीं होता है पॉल्यूशन की वजह से, डस्ट की वजह से, एंड दैट्स वाई हम बहुत जल्दी क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। वो बहुत जल्दी एंटीबायोटिक्स लेना या ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेना भी ना हमारे अंदर सही बैक्टीरियाज को या बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता को कम करता जाता है। सो ये चीज भी जरूरी है, ध्यान देने की जरूरत है। दैट्स वाई हर मिनिस्ट्री को, हर डिपार्टमेंट को साथ में मिलकर काम करना होगा। इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से मोर्टेलिटी रिड्यूस हो सकेगी, ग्लोबल अलाइनमेंट हो सकेगा डब्ल्यूएचओ के एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग, एंड इकोनॉमिक प्रोटेक्शन भी, कि जब आप बीमार नहीं पड़ोगे तो देश आगे बढ़ेगा। स्वस्थ देश समृद्ध देश, सिंपल सा लॉजिक है। चलिए, थर्ड टॉपिक है हमारा बिरसा 101 इंडिजीनियस जेन थेरेपी। आप यहाँ पे हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह को देख सकते हैं, जिन्होंने एड्रेस किया, जिसको कवर किया गया था आकाशवाणी में, दैट इंडिया लॉन्चेस फर्स्ट इंडिजीनियस CRISPR जेन थेरेपी। इंडिजीनियस है, दैट्स वाई नाम रखा गया भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर, है ना। इंडिजीनियस हमारा सेल थेरेपी है, जेन थेरेपी। पहला स्टेटमेंट, बिरसा 101 therapy uses CRISPR CS9 technology and is being developed as a low cost solution for sickle cell disease in India। यहाँ पे कुछ भी गलत बात नहीं है, एकदम सही बात है कि ये ना पहली बार लो कॉस्ट सॉल्यूशन को इंडिजीनियसली डेवलप करके भारत में सिकल सेल डिजीज से लड़ने के लिए बनाया जा रहा है, बिरसा 101 जेन थेरेपी को। Second, germline gene therapy alters non-reproductive cells and is commonly used in treating cancer and other somatic disorders. Actually, this is wrong. Germline gene therapy जो है ना वो reproductive cells को target करता है। ये मैं डिटेल्स आगे तुम्हें समझाने वाला हूँ, नॉन रिप्रोडक्टिव को नहीं, रिप्रोडक्टिव को, इसलिए गलत हो गया है। Third, CRISPR Cas9 gene editing involves a guide RNA that directs the Cas9 enzyme to a specific DNA sequence, enabling precise genome alteration। इसको ऐसे समझिए कि जो हमारा CRISPR Cas9 टेक्निक है, ये क्या करेगा ना, गाइडेड आरएनए या ये उस पार्ट पर जाके इसकी जो एंजाइम होती है CS9 एंजाइम जो है, ये जो CS9 एंजाइम की हम बात कर रहे हैं, ये CS9 एंजाइम ना डायरेक्टली वहीं हिट करेगा, सिंपली इसको आम लोगों की भाषा में समझो, वहां हिट करेगा उस स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को जिसको ऑल्टर करने की या जिसको सही करने की जरूरत है, जिससे कि ना एक्यूरेसी बढ़ जाती है, एंड दैट्स व्हाई दिस मेथड वुड बी हेल्पफुल। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका मतलब ना एक्यूरेसी बढ़ाने का काम किया जा रहा है, एक्यूरेसी इंप्रूव की जा रही है, ठीक है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। करेक्ट ढूंढना था, 1 एंड 3 हमारे लिए करेक्ट है, आंसर क्या होगा, डी, 1 एंड 3 ओनली। सो बिरसा 101 थेरेपी, जिसका नाम रखा गया भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर, बाय यूजिंग CRISPR CS9 टेक्नोलॉजी फॉर अ प्रिसीजन, एक्यूरेट, एफिशिएंट मेथड फॉर टैकलिंग सिकल सेल डिजीज एंड अदर हेरिडेटरी डिसऑर्डर्स। बाकी हेरिडेटरी डिसऑर्डर्स को भी डील करने में हेल्प करेगा। ये एक लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव है, जो कि ग्लोबल ट्रीटमेंट जो होते हैं ना, जिसमें 20 से 25 करोड़ लग जाता है, एक आम इंसान के लिए तो पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई लो कॉस्ट मेथड से लोगों की बीमारियों को सही करने का काम किया जाएगा। डेवलप कौन कर रहा है, CSIR, इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, लोकेटेड इन दिल्ली, दे आर डेवलपिंग इट। ये जो हमारे IGIB नाम की इंस्टीट्यूट है, इट हैज पार्टनर्ड विद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टू स्केल अप CRISPR प्लेटफॉर्म इनटू अफोर्डेबल थेरेपीज फॉर सिकल सेल डिजीज। मतलब हमारी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है IGIB, इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके अफोर्डेबल थेरेपीज को, सिकल सेल डिजीज से लड़ने वाले अफोर्डेबल थेरेपी को और ज्यादा लार्ज नंबर पे इसके प्रोडक्शन के लिए, इसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च के लिए ये पार्टनरशिप इस दिशा में आगे बढ़ रही है। वर्किंग मैकेनिज्म पर आते हैं। वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, जेनेटिक करेक्शन करने का काम करना। मतलब जो हमारा बिरसा 101 CRISPR CS9 टेक्नोलॉजी है, ये जेनेटिक करेक्शन करेगा, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करेगा। वन टाइम ट्रीटमेंट है कि जो ट्रीटमेंट एक टाइम सिंगल इन्फ्यूजन करके इतना बढ़िया इस मेडिसिन को बनाया जा रहा है या इस जेन थेरेपी को बनाया जा रहा है कि ये काफी प्रिसाइज होगा, काफी एफिशिएंट होगा, सिंगल इन्फ्यूजन से ही मरीज का इलाज हो सकेगा। मतलब यहां से हम कॉस्ट कट कर लेंगे और जेनेटिक करेक्शन करके ना हम कई ऐसे हेरिडेटरी डिजीज को, जिससे कि लोग परेशान होते थे, उससे डील करने का रास्ता निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए और डिटेल अब हम देखते हैं कि भाई ये जेन थेरेपी क्या है।
तो जेन थेरेपी एक्चुअली एक ऐसी मेडिकल टेक्निक है जहां पे जेन मटेरियल को ऑल्टर करने का, उसके थ्रू किसी भी डिजीज को प्रिवेंट या ट्रीट करने का काम किया जाता है। कि किसी इंसान के जीन में ही जो प्रॉब्लम है, हम उसको जाके ऑल्टर कर देंगे, उसको सही कर देंगे, तो ओवरऑल जो डिजीज है ना, कई क्रोनिक डिजीज या हेरिडिटरी डिजीज, उससे छुटकारा पाया जा सकेगा। इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है सोमेटिक मेथड। सोमेटिक थेरेपी में क्या करते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स को टारगेट किया जाता है, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स लाइक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इनको ट्रीट करने के लिए। दूसरा होता है जर्म लाइन जेन थेरेपी, जहां पे रिप्रोडक्टिव सेल्स को टारगेट किया जाता है। दो तरीके हो गए, सोमेटिक नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स के लिए, जर्म लाइन रिप्रोडक्टिव सेल्स के लिए। तो जो क्वेश्चन में मैंने स्टेटमेंट दिया था, ये रहा, यहां मैंने जर्म लाइन दिया था और लिखा क्या था, नॉन रिप्रोडक्टिव। जबकि अभी हमने देखा कि जर्म लाइन जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स को टारगेट करता है, एंड दैट्स व्हाई दैट स्टेटमेंट वाज करेक्ट। ये अपने प्रीलिम्स के लिए आप आगे भी याद रखेंगे। ओके, चलो अब हम चलते हैं फोर्थ टॉपिक पर, संगाई फेस्टिवल। द संगाई फेस्टिवल। अच्छा, यहाँ पर CRISPR CS9 टेक्नोलॉजी के बारे में भी मेंशन है कि किस तरह से ये प्रिसाइज टारगेट टारगेट करने का काम करता है। इसके दो मेन कंपोनेंट है, एक है CS9 एंजाइम एंड गाइड RNA। इन दोनों मेन कंपोनेंट को यूज करके हमारा बिरसा 101 जीन मेथड या CRISPR CS9 मेथड डिजीज ट्रीट करने का काम करेगा। बस ये चीज याद रखिएगा कि दो मेन कंपोनेंट होते हैं, इतना डिटेल्स नहीं भी ध्यान रहे, एटलीस्ट इसके दो मेन कंपोनेंट है, ये याद रखें। ओके, संगाई फेस्टिवल पर आते हैं। तो संगाई फेस्टिवल, द हिंदू इज सेइंग दैट संगाई फेस्टिवल बिगिंस इन मणिपुर अमिट प्रोटेस्ट। एक तरफ मणिपुर पिछले कुछ टाइम से, एक्चुअली पिछले कुछ सालों से अपने इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से भी परेशान रहा है, बट फिर भी लोग यहाँ पर फेस्टिवल्स भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये लोगों की विल को दिखाता है कि डिस्टरबेंस में रहने के बावजूद भी, इतनी सारी तकलीफें झेलने के बावजूद भी लोगों ने हार नहीं माना है। एक्चुअली हमें इसी चीज की जरूरत है। ठीक है, संगाई फेस्टिवल पर आते हैं, अभी इसकी डिटेल्स डिस्कस करते हैं। मणिपुर में क्या डिस्टरबेंस हुए वो हमने पहले भी क्लासेस में डिस्कस किया है। यही उम्मीद है, भारत सरकार से भी यही अपील है सबकी कि चाहे इंटरनल रीजंस के वजह से या किसी एक्सटर्नल प्रेशर्स के वजह से अगर ऐसा डिस्टरबेंस बना रहे तो उसको दूर किया जाए जल्द से जल्द, ताकि हमारे मणिपुर की भी जो वासी हैं वो शांति के साथ आगे देश के विकास में, अपने स्टेट के विकास में, अपने विकास में अपना योगदान दे सके। पहला फेस्टिवल संगाई फेस्टिवल से रिलेटेड। द संगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन नवंबर। जी बिल्कुल, अभी सेलिब्रेट हो रहा है। एंड शो केसेस मणिपुर एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन अंडर द थीम फेस्टिवल ऑफ वननेस। बिल्कुल, ये फेस्टिवल ऑफ वननेस के नाम से मनाया जा रहा है इस बार, जो कि मणिपुर को ना टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में भी प्रमोट करेगा। बस वो डिस्टर्बेंसेस खत्म हो जाए, देखिए मणिपुर में टूरिज्म कितने अच्छे से ग्रो करने वाला है। Second, the Sangai, known as dancing deer, is endemic to the floating biomass of Kebul Lamjao National Park, the only floating national park in the world. Yes, ये तो पहले भी यूपीएससी पूछ चुका है, बाकी स्टेट पीसीएस भी, कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ना, दिस इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। मेरा भी जाने का यहाँ बड़ा सपना है, बड़ी इच्छा है कि कभी यहाँ जा सके, घूम सके। देखते हैं कब ऊपर वाला इसे पूरा करता है। और संगाई डियर को हम डांसिंग डियर के नाम से भी बुलाते हैं, ये भी याद रखें। थर्ड, द संगाई इज लिस्टेड एट वल्नरेबल। वल्नरेबल में लिस्टेड नहीं है, यहाँ पर रॉन्ग हो गया। Fourth, the indigenous sport Sagol Khangjai, which inspired modern polo and the martial art Thangta, are key cultural highlights of the festival. Again correct. याद रखिएगा कि जो इंडिजिनियस स्पोर्ट है मणिपुर का, जिसको हम सागोल कैंगजाई के नाम से भी बुलाते हैं, उसने मॉडर्न पोलो को इंस्पायर किया था। ऐसा ही एक पोलो स्पोर्ट पहले खेलते थे पर्शियन लोग भी, जिसको चौघन बुलाया जाता था, और इसको खेलते हुए दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान चौघन खेलते हुए उसको चोट लगी थी और डेथ हो गई थी। कौन सा सुल्तान, ये तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मिडाइवल हिस्ट्री तुम्हें पढ़ाया है जिन जिन बैचेस में। सो यहाँ पे 1 2 एंड 4 स्टेटमेंट करेक्ट थे, हमें करेक्ट ढूंढना था। आंसर क्या होगा, ए, 1 2 एंड 4 ओनली। ठीक है, सो आप आ जाते हैं संगाई फेस्टिवल पे, जिसको 2010 से मनाया जा रहा है। हर साल मनाया जाता है 21 से 30 नवंबर के बीच में। बड़ी अच्छी खासियत है, अभी संगाई फेस्टिवल मनाया जा रहा है नवंबर में, दिसंबर के पहले वीक में हम फिर मनाएंगे हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, फिर एक एक करके ना हर स्टेट में, चाहे हम सेवन सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट की बात करें या बाकी भारत के अलग अलग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज की बात करें, ये जो कल्चरल फेस्टिवल है ना, ये हमारे देश की विभिन्नता में एकता को दिखाने का काम करते हैं। ठीक है, यूनिटी को शोकेस करने का, डाइवर्स कल्चर को शोकेस करने का काम करते हैं। किसके नाम पर पड़ा है, स्टेट एनिमल संगाई के नाम पर, जो कि मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है। राइट,
फाउंड ओनली इन मणिपुर, सिर्फ मणिपुर में ही मिलता है। अब आपको किसी एडजॉइनिंग स्टेट्स में एक दो स्पीसीज दिख जाए वो अलग बात है, ट्रेवल करते हुए वहां जा सकते हैं, बट यूनिकनेस इनका मणिपुर में मिलने का। ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड क्लास टूरिज्म के रूप में, वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में मणिपुर को प्रमोट करना। 2025 का थीम है फेस्टिवल ऑफ वननेस। की फोकस एरिया है संगोल कांगजाई, जो कि मॉडर्न पोलो का इंस्पिरेशन है। थांगटा, दैट इज अ मार्शल आर्ट। ऐसे कई मार्शल आर्ट फॉर्म इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में भी प्रैक्टिस किए जाते हैं, जैसे कलरी पायोट टू। एंड हैंडलूम, जो लोकल हैंडलूम है उसको भी प्रमोट करना। आप यहाँ पे संगाई फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हुए लोगों को भी देख सकते हैं। चलिए हम संगाई डियर की बात करें तो इट इज फाउंड ओनली इन मणिपुर। कहां पर मिलेगा आपको? फुमदीज जो है, मतलब जो फ्लोटिंग बायोमास है केबू लामझाओ नेशनल पार्क का, वहां पर। ग्लोबल स्टेटस की बात करें केबू लामझाओ का, तो दिस इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। संगाई डियर कौन से कैटेगरी में है? इंडेंजर्ड। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी शेड्यूल 1 में है, मतलब काफी हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इसको मिला हुआ है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लॉन्ग ब्रो एंटेलर्स, ये लॉन्ग ब्रो एंटेलर्स, ये सींग निकले हुए हैं, राइट। डार्क रेडिश कलर का इसका कोट होता है, ये बॉडी होती है डार्क रेडिश कलर की, है ना। और इसको डांसिंग डियर के भी नाम से बुलाया जाता है, क्योंकि इसके जो डेलिकेट हॉपिंग मूवमेंट होते हैं, जिस तरह से उछलता कूदता जंगल में घूमता है, इसलिए इसे डांसिंग डियर बुलाते हैं। ओके। And the fifth topic is Central Industrial Security Force, CISF. Why? Because आप यहाँ पे CISF के बहादुर जवानों को देख सकते हैं। The center appoints CISF as the new safety regulator for 250 Indian seaports. 250 इंडियन सीपोर्ट्स में सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, काउंटर टेररिज्म मेजर्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारत सरकार ने सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीआईएसएफ के बहादुर जवानों को सौंपी है। बहुत अच्छी बात है। चलिए हम सीआईएसएफ की बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट, द सीआईएसएफ ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यहां तक करेक्ट, एंड हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस अंडर द आईएसपीएस कोड। बिल्कुल करेक्ट है। इसको रिकॉग्नाइज सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया गया है, जिससे कि ये पोर्ट्स का, इंडिया में जो भी पोर्ट्स हैं, जिसको चाहे सेंटर मैनेज करे या स्टेट्स मैनेज करे, उनकी सिक्योरिटी भी संभालेगा। पहला करेक्ट। माइनर एंड इंटरमीडिएट पोर्ट्स इन इंडिया फॉल अंडर द यूनियन लिस्ट, गलत। माइनर एंड इंटरमीडिएट पोर्ट्स जो है ना, वो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं गाइस, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में। थर्ड, द सीआईएसएफ was established by an act of parliament in 1968 to protect critical infrastructure including airports, metro stations, nuclear plants। और अब किसको प्रोटेक्ट करेंगे? सी पोर्ट्स को भी। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट। हमें करेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा? 1 and 3 ओनली। मुझे ये भारत के कुछ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं, आप यहाँ पर मैप के थ्रू देख सकते हैं, बड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन बनाया है जिस वे आर्टिस्ट ने इसको प्रिपेयर किया था। सीआईएसएफ, तो सीआईएसएफ का फॉर्मेशन एक एक्ट के थ्रू हुआ, मतलब एक स्टेचुरी नेचर हो गया इसका, है ना। कब? सीआईएसएफ एक्ट 1968 से, जिसका पहले पर्पस था जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे एयरपोर्ट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स, मेट्रो एटसेट्रा, ऐसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी को इंश्योर करना। अब सी पोर्ट्स की भी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इनको अब इंक्लूड कर दिया गया है। सीआईएसएफ को हम शील्ड ऑफ सिक्योरिटी के नाम से भी बुलाते हैं, इनके बहादुर जवानों के कंट्रीब्यूशन की वजह से। एंड दे आर द लार्जेस्ट नंबर, दे हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ विमेन पर्सनल। तो इनके जेंडर इंक्लूसिविटी को भी दिखाता है कि सीएपीएफ, जो हमारे सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्सेस है ना, उसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ विमेन पर्सनल कहां पर मिलता है? सीआईएसएफ में मिलता है, याद रखो इसको। अब हम मेजर पोर्ट्स की बात करें, पोर्ट्स की बात करें तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पोर्ट्स का दो पार्ट में डिवाइड किया गया। जो मेजर पोर्ट्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, यूनियन लिस्ट में। और जो माइनर पोर्ट्स है ना, या इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर आते हैं, कंकरेंट लिस्ट में। ये चीज याद रखिएगा अपने प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। सीआईएसएफ को जब इंक्लूड किया गया है, इससे हमारे सी पोर्ट्स की सिक्योरिटी इंप्रूव होगी। दैट्स अ सिग्निफिकेंस व्हिच इज नोन टू ऑल ऑफ यू। अब हम आईएसपीएस कोड की बात करते हैं। ये आईएसपीएस कोड जो मैंने क्वेश्चन में भी यहाँ अटैच किया था, ये देखिए आईएसपीएस कोड है ना। तो आईएसपीएस कोड क्या है, पढ़ते हैं आईएसपीएस कोड के बारे में। आईएसपीएस कोड एक्चुअली एक कोड है, इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी, जो कि इंश्योर करता है कि जो जो भी हमारे पोर्ट्स, सी पोर्ट्स वाले रीजन हैं या शिप्स हैं, उनकी सिक्योरिटी मेंटेन रह सके। सीआईएसएफ को इस कोड के अकॉर्डिंग डिजिग्नेट किया गया है एज द रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब ये सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो पहले सपोज एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी देखता था, अब ये सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस किसकी सिक्योरिटी इंश्योर करने का काम करेगा? सी पोर्ट्स की भी सिक्योरिटी इंश्योर करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज दिखा रहा है कि आईएसपीएस कोड के अकॉर्डिंग नाउ सीआईएसएफ हैज आल्सो बीन इंक्लूडेड। प्रीवियसली ये जो रोल था ये डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ही निभाते थे, अब सिक्योरिटी इनहेंस करने के लिए सीआईएसएफ को ये काम दिया गया है। क्या स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है? स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, देखो एक बड़ा अच्छा फ्रेज न्यूज़पेपर में यूज किया गया, प्लगिंग द ट्रोजन हॉर्स।
मतलब 26/11 मुंबई अटैक जो हमारे देश पे हुआ ना, हमारे देश के लिए एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण क्षण कि 26/11 में जो मुंबई अटैक हुआ, वहां पे जो आतंकवादी थे, पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी, वो सी रूट से इंडिया में एंटर करते हैं। तभी से ये चीज हो चुकी थी कि भाई हमें अपने कोस्टल एरियाज को सिक्योर करना है, हमें अपने पोर्ट्स को सिक्योर करने का काम करना है। ठीक है, मेजर पोर्ट्स तो सिक्योर कर दिए गए, पर जो माइनर पोर्ट्स थे ना, वो वीक लिंक बन गए। यही बने ट्रोजन हॉर्स। अब इन माइनर पोर्ट्स को भी सिक्योर करने का काम कौन करेगा? सीआईएसएफ करेगा, जिससे हम सिक्योरिटी इंश्योर कर पाएंगे। ऐसा कोई भी टेरर अटैक 26/11 जैसा नहीं हो पाएगा, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। फिर उसके बाद इंडिया का जो एक लार्ज कोस्ट लाइन है, वहां पे यूनिफॉर्म सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाएगी थ्रू सीआईएसएफ। एंड जो ब्लू इकोनॉमी का टारगेट है, हम बार बार ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं, तो जो ब्लू इकोनॉमी को एनहांस करना है, क्योंकि भारत में नीला कलर ना सिर्फ हमारे झंडे में है, झंडे में जो चक्र है वहां जो नीला कलर है, ना सिर्फ वहां है, बल्कि हमारी नदियां, जिनको हम माता कह के बुलाते हैं, और जो हमारा सी कोस्ट लाइन है, वो भारत की इकोनॉमी में एक बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है। राइट, सो ब्लू इकोनॉमी को भी प्रमोट करने में हेल्प करेगा। अब हम आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। तो लास्ट वीक का प्रैक्टिस क्वेश्चन, और देखो गाइज, अगेन मैं एक बार फिर से तुम सबको बता दूं कि प्री सिक्योर का जो सेशन है ना, इसको इतना डिटेल में मैं टाइम लेकर इसलिए डिस्कस करता हूं ताकि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से होते रहे। प्लीज तुम लोग भी ना इसको, प्लीज मैं बोल रहा हूँ कि तुम ना सिंसियरली इसको फॉलो करता, अपने एग्जामिनेशन तक खुद देखना कि आपका करंट अफेयर्स पे कमांड बढ़ता जा रहा है, आप करंट अफेयर्स में कॉन्फिडेंट फील करोगे। है ना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं, तो तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की इसको सिंसियरली लो। है ना, काम चोरी मत करो, शॉर्टकट मेथड्स मत तलाशो। ठीक है, खैर चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे सिंसियरली पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ेंगे ही, बाकी लोगों से भी यही अपील है। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने सैटरडे को दिया था, गिंग को टूथेड बिग्ड व्हेल के ऊपर। ठीक है, बिग्ड व्हेल या गिंग को टूथेड बिग्ड व्हेल। पहला स्टेटमेंट क्या था? दे आर प्राइमरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट वाटर्स ऑफ द पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। बिल्कुल इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट वाटर्स में, लाइक इंडियन ओशंस में, ये गिंग को टूथेड बिग्ड व्हेल आपको मिलते हैं। IUCN हैज क्लासिफाइड देम एज डाटा डेफिशिएंट। इनके बारे में IUCN के पास ना बहुत कम डाटा है। जब डाटा एनफ ही नहीं है, दैट्स व्हाई IUCN थ्रेटन्ड है या नहीं है, इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहता है कि भाई पहले डाटा तो आ जाए, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे थ्रेटन्ड है या नहीं। हालांकि कई स्टेट्स, कई नेशंस इसको थ्रेटन्ड कैटेगरी में डालते हैं अपने अकॉर्डिंग। थर्ड, दे आर एक्सट्रीमली फ्रेंडली एंड इजिली अट्रैक्टेड बाय द बोट्स। एक्चुअली दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द बोट्स। अगर बोट्स के थ्रू ये अट्रैक्ट हो जाएंगे ना, तो इससे दो नुकसान होगा। एक तो इनके नंबर्स कम होते जाएंगे एक्सीडेंट की वजह से, और वेरी इजी टू स्टडी, इतना इजी नहीं है स्टडी कर पाना। इजी नहीं है स्टडी कर पाना, तभी तो IUCN के पास डाटा कम है ना, डाटा डेफिशिएंट है। तो ये ना कॉमन सेंस लगाकर भी आप ऐसे स्टेटमेंट्स का सही या गलत चेक कर सकते हैं। ये सब चीज आपको प्री सिक्योर में सिखाया जा रहा है, ध्यान रखा करो। हाउ मेनी करेक्ट ढूंढना था, कितने करेक्ट हुए? 1 and 2, आंसर क्या होगा? ओनली 2। हाउ मेनी मतलब दो स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरा दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन था एक्सरसाइज अजय प्रहार के ऊपर, जिसका 8th एडिशन अभी यहाँ राजस्थान में संपन्न हुआ, जो कि एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। एक बाइएनियल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, फ्रेंच आर्मी के बीच में नहीं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। दूसरा, इट इज हेल्ड एवरी 2 years बाइएनियली, बिल्कुल सही। सिंस 2011 अ फ्लैगशिप एंगेजमेंट हाइलाइटिंग द स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनरशिप बिटवीन द टू नेशंस। भारत और यूके के बीच में स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनरशिप को शोकेस करना, काउंटर इंसर्जेंसी मेजर्स को, काउंटर टेररिज्म मेजर्स को इंश्योर करने का काम करना, एक्सरसाइज अजय वॉरियर से इंश्योर किया जाता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 2 ओनली हमारा आंसर हो गया। अब ये रहा आपके आज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन फाइटर प्लेन तेजस के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली अभी दुबई में एक जो एयरफोर्स का शो चल रहा था, वहां पर भारतीय फाइटर पायलट ने अपनी जान गंवाई, दुर्भाग्यपूर्ण रहा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हम तेजस के डिटेल्स को आज तेजस से रिलेटेड ये डिटेल्स आपके आज के प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन में है, प्री सिक्योर में। कल मैं इसको डिस्कस करूंगा। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है मणिपुरी डांस से रिलेटेड। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन, अभी मैंने मणिपुर में हमने जो सांगाई फेस्टिवल मनाया उसके ऊपर हमने बात की थी। आपका ये प्रैक्टिस क्वेश्चन रहा मणिपुरी डांस पर। तो ये दोनों आपके दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। मणिपुरी डांस के बारे में पढ़िए, ये क्लासिकल डांस है, आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस में भी तुम्हें पढ़ाया है कई बार। अगर अभी नहीं आपने किया है तो आप थोड़ा मेहनत कीजिए, खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए और मुझे आंसर करके बताओगे मणिपुरी डांस से रिलेटेड। ये दोनों हो गए आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्री सिक्योर के सेशन में फिर हम ट्यूसडे को मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।